वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड वीडियो जो हमारे चैप्टर 6A के डिडक्शंस के बारे में है। तो आज हम बात करेंगे ईपीएफ के बारे में, जिसका हमें बेनिफिट हमारे सेक्शन 80C में ही मिलता है। ठीक है, तो ईपीएफ स्ट्रक्चर, एप्लीकेबिलिटी, फंक्शंस, सर्विसेज एक्सेट्रा। और हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे देखिए कंटेंट। पहले हमारा ईपीएफ फंड क्या होता है, देन ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईपीएफ, स्ट्रक्चर, फंक्शन, कैसे हमारी स्कीम वर्क करती है, सर्विसेज क्या मिलती हैं, टैक्स बेनिफिट ईपीएफ में क्या मिलते हैं। तो ये सारे कंटेंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया describe that every state will make effective provisions for its residents in respect of the right to work, education and public assistance subject to unemployment, old age, sickness and disablement। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वहाँ पर दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो कोई भी प्रोविजंस मेक कर सकते हैं, यानी ऐसे रूल्स बना सकते हैं जिसमें राइट टू वर्क हो, एजुकेशन हो और पब्लिक असिस्टेंस हो, सब्जेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज में हमें क्या मिल सकता है, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट में हो सकता है, ये सारी चीज़ें हों। इससे बचाने के लिए वो अपने हिसाब से अपने रूल्स बना सकते हैं। तो इसकी वजह से 3 स्कीम्स बनी, एक ये ईपीएफ, यानी 3 एक्ट बने, दैट इज ईपीएफ। पहला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो 1952 में बनी, देन सेकंड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम जो 1976 में, और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में। तो इस तरीके से हमारे ये 3 लॉ हैं, 3 हमारे एक्ट हैं जिसके ऊपर हमारा ईपीएफ का पूरा जो रूल्स बना हुआ है इसके हिसाब से बना हुआ है। तो हमें इस एक्ट को फॉलो करना पड़ता है ईपीएफ के लिए। ठीक है, तो इसको अब मैनेज देखिए कैसे होता है। तो वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो इस फंड को पूरा मैनेज करती है। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड केम इनटू फोर्स विद द प्रोपोगेशन ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस ऑन द 15 नवंबर 1951। ठीक है, तो ये 1951 में आई। दिस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो ये जो आया, पहले जो हमारा ये एक्ट बना हुआ था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस, ये हमारा 15 नवंबर 1951 को बना था। तो इसको चेंज करके ये बना दिया गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में सबसे पहले। बट एट प्रेजेंट इट इज नोन एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। बट इसी एक्ट को अभी प्रेजेंट में हम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 कहते हैं, जो कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, then EPFO is considered as the world's largest social security organization in respect of volumes of transaction undertaken and clientele। तो जो हमारी EPFO ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी इसमें जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है और इनके पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। ये जो हमारी EPFO है, इस इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, ये इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। करेंटली इट इज मेंटेनिंग 17.14 करोड़ अकाउंट्स ऑफिस मेंबर। तो देखिए इतने अकाउंट्स अभी करेंटली इनके पास में है एज पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2015 एंड 16। ऑल द स्कीम अंडर दिस एक्ट आर एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो इसके अंदर जितनी भी स्कीम्स है उसको सीबीटी मेंटेन करता है और एडमिनिस्ट्रेट करता है। इन जनरल सीबीटी एडमिनिस्टर अ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अ पेंशन स्कीम एंड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर द वर्कफोर्स एंगेज इन द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर इन द कंट्री। तो करेंटली ये देखिए पेंशन, प्रोविडेंट और इंश्योरेंस तीनों की चीज़ों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, यही ऑर्गेनाइज भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, कौन मैनेज करता है, कौन से एक्ट से चलता है। अब चलिए हम देखते हैं कि ईपीएफ एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, मतलब कहाँ कहाँ ये मैंडेटरी है हमें ईपीएफ का अकाउंट मेंटेन करना। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ बेनिफिट स्कीम। ठीक है, ये तो बेनिफिट स्कीम है ही। दिस इज अवेलेबल टू ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज
वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हों या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आप कहीं एम्प्लॉय हों, तो वहाँ पर ईपीएफ एक्ट लग जाता है और वहाँ आपको अपना ईपीएफ अकाउंट खोलना पड़ेगा और वहाँ पर फिर आपकी सैलरी का कुछ पोर्शन हमेशा वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। द ईपीएफ इज मेंटेन बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये ईपीएफओ के पास में आपका ईपीएफ अकाउंट खुलता है और वही मैनेज करते हैं। फर्दर एवरी कंपनी विथ मोर देन 20 एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि हर वो कंपनी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ पर 20 एम्प्लॉयज से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, यानी ये एक्ट लागू हो जाता है और वहाँ पे एम्प्लॉयर को सभी का एम्प्लॉय का ईपीएफ अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो कि रजिस्टर्ड होता है ईपीएफओ के पास में। ऑल्सो all your EPF details are available on the official website of EPFO and you are allotted a universal account number to access your account and detail। तो जब आपका अकाउंट खुलता है ईपीएफ अकाउंट ईपीएफओ के पास में, तो एक ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाकर अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आपको एक यूएन नंबर मिल जाता है, जैसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है ईपीएफ के पास में सारे एम्प्लॉयज़ का, तो वहाँ पे एक यूएन नंबर जनरेट होता है। तो इस यूएन नंबर से हर एक एम्प्लॉय इनकी वेबसाइट में जाके सारी चीज़ें अपनी डिटेल्स देख सकता है कि हमने कितना पैसा कटा, कहाँ डिपॉजिट हुआ, कितना हो गया, क्या इंटरेस्ट मिल रहा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इट इज़ एप्लीकेबल टू, यहाँ पे देखिए शॉर्ट में अगर बताएं तो फाउंडेशन विच आर फैक्ट्री, अगर कोई ऐसी है जो फैक्ट्री है, एंगेज इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 में सारी इंडस्ट्रीज के नाम दिया हुआ है। तो वहाँ पर अगर कोई भी ऐसी फैक्ट्री जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है एंड वेयर 20 एंड मोर एम्प्लॉय आर वर्किंग, जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पे ईपीएफ एक्ट लागू हो जाता है। ठीक है, अदर फाउंडेशन जैसे ऑफिसेस हो गए, अदर देन फैक्ट्री हो गए, वेयर 20 और मोर पर्सन एंड एम्प्लॉयड एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा हुआ है कि वहाँ पर अदर फाउंडेशन जहाँ 20 और 20 से ज़्यादा पर्सन अगर काम करते हैं, वहाँ पे भी ईपीएफ एक्ट लग जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन वेयर लेस देन 20% आर वर्किंग कैन बी वॉलेंटरली कवर्ड अंडर सेक्शन 14। तो देखिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में 20 से कम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे मैंडेटरी तो नहीं है आपको ईपीएफ एक्ट लेना वहाँ पे, बट अगर वो चाहे, वहाँ का एम्प्लॉयर अगर चाहे तो वॉलेंटरली वो ये एक्ट को लागू कर सकता है और एक बार करेगा तो लागू हो जाएगा, फिर वहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन करके सेम तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी देखा यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईपीएफ, कहाँ कहाँ ईपीएफ एक्ट लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ईपीएफ, यानी ईपीएफ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करता है ना। तो हमने देखा कि ईपीएफओ जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो ईपीएफओ एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, हमने देखा सीबीडीटी ये मैनेज करता है। इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ईपीएफओ का एक सेंट्रल बोर्ड होता है, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है। तो सेंट्रल बोर्ड में देखिए एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 15 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 10% रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज एंड 10% रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर। तो इतने सारे लोग सेंट्रल बोर्ड में होते हैं। कमिटी में भी देखिए सेम है, चेयरमैन होता है, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर होता है, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, 3 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, 3 एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव और 3 एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव। तो इतने लोगों को कंसिडर करके एग्जीक्यूटिव कमिटी बनती है और इतने लोगों को कंसिडर करके सेंट्रल बोर्ड बनता है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम डिस्क्राइब करके अच्छे से देखते हैं। तो देखिए सेंट्रल बोर्ड इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो ये जो हमने देखा सेंट्रल बोर्ड, इसको सीबीटी मैनेज करता है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है। अंडर दिस बोर्ड फॉलोइंग मेंबर्स आर इंक्लूडेड, हमने देखा कि इस बोर्ड में इतने मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट के 5, स्टेट गवर्नमेंट के 15, 10 एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव और 10% एम्प्लॉयर्स के। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव कमिटी में भी इट इज़ कम्प्राइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट।
तो ये जो एग्जीक्यूटिव कमिटी बनती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के जरिए। मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। तो यहाँ लिखा है कि मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। देखिए ये जो हमारे सेंट्रल बोर्ड है, इसके जो मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स से ही डिसाइड होकर यहाँ के मेंबर्स बनते हैं, और वो ये मेंबर्स आपस में सारी चीज़ें डिसाइड करके बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को बनाता है, जिसमें एक चेयरमैन होगा, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 स्टेट गवर्नमेंट, 2 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव एंड 3 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो रेगुलेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ईपीएफओ इज डिवाइडेड इनटू जोन्स। तो अगर हम देखेंगे पूरे इंडिया में, तो सबसे पहले जो ईपीएफओ का स्ट्रक्चर है वो डिवाइड होता है पहले जोन्स में, और हर एक जोन को हेडेड बाय एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो हर एक जोन का जो सबसे मेन हेड होता है वो होता है एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, तो currently there are 10 zones in number, and further each state is represented by the regional offices headed by regional provident fund commissioner grade 1। तो अभी currently हमारे पास देखिए 10 zones हैं इन नंबर्स में अगर हम काउंटिंग करें, एंड फर्दर हर एक स्टेट में इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजनल ऑफिस हेड बाय रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर। हर एक स्टेट में ग्रेड 1 का रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है। रीजन्स, तो हर एक स्टेट में एक रीजन होता है। ठीक है, 10 जोन तो बने हुए हैं पूरे इंडिया में, और हर एक स्टेट में भी एक रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर होता है, और इनके अंडर में रीजन्स आर आल्सो सब डिवाइडेड इनटू सब रीजन्स। तो रीजन्स को भी अलग अलग तरीके से उनको सब डिवाइड किया गया है, और हर एक जो डिवीजन होता है तो उसका हेड होता है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, जिसका ग्रेड 2 होता है। देन इसके बाद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आर आल्सो अपॉइंटेड टू असिस्ट देम एंड टू एंश्योर वेदर एक्ट एंड स्कीम्स आर प्रिवेलिंग प्रॉपर्ली। तो ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड को भी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी अपॉइंट होते हैं जो असिस्ट करते हैं इनको, अपने ऊपर वालों को काम करने के लिए, प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज करने के लिए। इन फैक्ट many of the districts in the country have district offices which are headed by an assistant provident fund commissioner to ensure the applicability of the act। तो देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है जिसके ऊपर में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ईपीएफओ इज परफॉर्मिंग द डुअल फंक्शन। तो ये 2 तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है। वन एज अ रेगुलेटर, जो कि रेगुलेट करता है पूरे एक्ट को टू सी द इम्प्लीमेंटेशन, एंड अनदर वन एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इसके 2 फंक्शन हैं। पहला एक होता है जो रेगुलेट करता है, इम्प्लीमेंट वगैरह करता है रूल्स वगैरह को, और एक अदर होता है जो सर्विस प्रोवाइडर, यानी वो सर्विसेज भी देता है। इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट टू प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो इनका जो मेन फंक्शन है जो बने हैं वो इसीलिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, आइदर प्राइवेट हो आइदर गवर्नमेंट हो, तो जब वो रिटायर होते हैं तो उनको रिटायरमेंट के समय उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जिससे उनका रिटायरमेंट के बाद अच्छे से काम चल जाए, उनको भूखे ना मरना पड़े। क्योंकि अगर पीपीएफ अगर एक्ट नहीं होता तो एम्प्लॉय जब रिटायर होता तो उसके पास कोई भी पैसे नहीं होते। ठीक है, तो ये इनका मेन फंक्शन यही है कि रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में देखें। ठीक है, ओवरऑल इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेटलिंग क्लेम्स, दैट इज क्लेम्स वगैरह सेटल करना, मेंटेनिंग इंडिविजुअल अकाउंट्स को मेंटेन करना, एंड रेगुलेशन ऑफ पेमेंट्स अंडर पेंशन स्कीम्स एंड अदर्स। इन एडिशन टू दिस ईपीएफ परफॉर्म द बिलो मेंशन फंक्शन। इसके अलावा भी ईपीएफओ ये सारे फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ द रीजनल कमेटी फॉर्म अंडर ईपीएफओ, तो हमने अभी देखा था कि पहले 10 जोन्स हैं, फिर हर एक स्टेट में एक रीजनल ऑफिसेस हेड होते हैं जिसे हम रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कहते हैं। फिर उसके अंदर रीजन्स को देखा हमने और सब डिवाइड होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द रीजनल कमेटी फॉर्म अंडर ईपीएफओ। तो जो रीजनल कमेटी हमने फॉर्म किया है वो क्या फॉर्म करते हैं, टू इशू द एनुअल अकाउंट स्लिप टू मेंबर ऑफ द फंड। तो जो भी फंड्स के मेंबर होते हैं उनको एनुअल अकाउंट स्लिप देती है, यानी साल भर में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो डिपॉजिट्स हुए हैं कितना, तो उसकी एनुअल स्लिप होती है। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द फास्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, दैट इज जब आदमी एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसका सारा ईपीएफ का पैसा उसको मिलता है, तो वो जल्दी से मिल जाए, उसका सेटलमेंट जल्दी हो जाए, ये भी इस रीजनल कमेटी हेड का ही काम होता है। सेंक्शन दी एडवांसेस फास्टली, अगर किसी को एडवांसेस वगैरह चाहिए तो वो फास्टली सेटल करें।
लुक्ड आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ रिकवरी ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो अगर प्रोग्रेस क्या हो रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में रीजनल कमेटी जो फॉर्म है वो देखती है। ठीक है। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर्म अंडर ईपीएफओ। तो हमने अभी रीजनल कमेटी देखा, अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो क्या देखती है, तो वो करती है ओपनिंग सब रीजनल ऑफिसेस। तो सब रीजनल ऑफिसेस दैट इज हमें कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है वो ये सारी चीज़ों को देखते हैं, सब रीजनल ऑफिस ओपन करते हैं। क्रिएटिंग न्यू रीजन्स एंड अपडेटिंग द ओल्ड वन। तो पुराने को अपडेट करना, नए रीजन्स को डिसाइड करना, उनको फॉर्म करना। डिफाइन वर्क नॉर्म्स फॉर ऑल द स्टाफ एंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ के जो भी स्टाफ हैं उनके नॉर्म्स क्या होंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीज़ों को डिफाइन करती है। एंड आइडेंटिफाई द प्रपोजल फॉर ऑप्निंग लैंड्स एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग भी लगता है, तो उसके लिए क्या प्रपोजल है, कैसे बनेगा, कितने का प्रपोजल है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी देखती है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया अभी फंक्शन। अब देखते हैं हाउ डज द स्कीम वर्क, कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। तो इसमें हमें क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्या इंटरेस्ट मिलता है, अब ये हम मेन चीज़ देखते हैं। ठीक है। द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड इज मेड 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस। तो देखिए आपको जो भी सैलरी मिलती होगी जो है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए दैट इज महंगाई भत्ता जो होता है, और डीए वो जो फॉर्म हमारी सैलरी का पार्ट है। तो आप बेसिक सैलरी प्लस डीए को जोड़ेंगे तो वो जितना आता है, जैसे बेसिक सैलरी मान के चलिए हम इसको हम महीने के हिसाब से निकालते हैं। तो अगर हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे बेसिक सैलरी 10,000 है और डीए हमारा 2,000 है, तो दोनों मिला के हो गया 12,000 रुपये। तो 12,000 का जो 12% आएगा वो हमारे प्रोविडेंट फंड में हर बार उस 12% डिडक्ट हो जाएगा और वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें यू एंड योर एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूट 12% ईच, out of which 12% contributed by you goes directly to EPF account and the other 12% contributed by the employer goes to the EPF account as well as is diverted toward employees pension scheme। ठीक है। तो अब हम इसको एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ ताकि आपको जल्दी समझे। ठीक है। तो सपोज ये देखिए, अब हमने क्या बात किया कि सबसे पहले हमने देखा कि 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस का जो भी 12% आएगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो मान के चलिए हमने यहाँ पे देखा कि हमारी 10,000 रुपये सैलरी है, हमारा डीए 2,000 है, तो ये हमने ऐड किया तो हमारी ये आ गई, ये हमारी बेसिक सैलरी है, ये हमारा डीए है। ठीक है। ये हमारी टोटल हो गई, तो हमने 12,000 रुपये हमारी हो गई है। अब हमने यहाँ पे क्या बोला, 12% जो होता है वो हमारा इसमें जाएगा, तो हमने ये किया 12,000 इंटू 0.12। ठीक है। तो ये देखिए 1,440 रुपये जो है वो आपका हर महीने कट के ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा, और इसमें से 12,000 में से माइनस हो जाएगा ये, और आपके हाथ में देखिए आपको इतना मिलेगा। ठीक है। ये आपको 10,560 रुपये सैलरी मिलेगी। ठीक है। ये आपका पीएफ में जमा हो जाएगा। तो ये हमने अभी यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक हमने अभी देख लिया एग्जाम्पल में। ठीक है। अब आगे बोलता है यू एंड यूर एम्प्लॉयर बोथ कॉन्ट्रीब्यूट 12% ईच। डेट इज, इसमें क्या बोला कि ये जो 14,400 है ये तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी आपका है, ये आपकी सैलरी से कट गया और आपके अकाउंट में इतना डिपॉजिट हो गया। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयर होता है, आप जिसके पास काम करते हैं ना, वो अपनी जेब से आपको 12% जो है वो एक्स्ट्रा, यानी वो अपनी जेब से 12% और निकालता है और वो भी आपके अकाउंट में जमा करता है। इससे एम्प्लॉय का देखिए कितना फ़ायदा हो जाता है, यानी हमारी सैलरी का 12% तो हमारे कट के हमारे अकाउंट में चला गया, बट यही 12% एम्प्लॉयर और अपनी जेब से हमारे एम्प्लॉय के अकाउंट में डालता है ना, हमारे को 24% मिल जाता है। तो हमारे पीएफ अकाउंट में सोचिए कितना डबल अमाउंट जमा हो जाती है। ठीक है। तो ये जो 12% है ये पूरे का पूरा अभी आपके देखिए इस अकाउंट में नहीं जाता है, इसके बारे में भी अपन और देखेंगे। तो इसमें देखिए यू एंड योर एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूट 12% ईच, ऑफ विच 12% कंट्रीब्यूटेड बाय यू गोज डायरेक्टली टू ईपीएफ अकाउंट। देखिए ये जो 12% आपका तो ये डायरेक्ट आपके ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है। ठीक है। 1440 good EPF and the other 12% contributed by the employer goes to EPF account as well as is diverted toward employees pension scheme। तो देखिए आपका एक जो ईपीएफ अकाउंट होता है
यहाँ तो है, बट आपका एम्प्लॉय का एक पेंशन अकाउंट भी होता है, ठीक है, पेंशन अकाउंट भी होता है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी आपके मालिक का जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो जनरली 8.33% जो है टुवर्ड पेंशन स्कीम में जाता है, और 3.67% आपकी पेंशन स्कीम में जाता है, और 8.3% आपके ईपीएफ अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो जो डाइवर्ट टुवर्ड एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जनरली 3.6% गोज टू द ईपीएफ अकाउंट एंड 8.33% टुवर्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो आपको ये समझा। तो इसका अगर हम 3.67% निकालें, ये देखिए, ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपको आता है 3.67%। यहाँ आपको आता है आपका, ये मान के चलिए पेंशन अकाउंट जो है, यहाँ पे आपको मिलता है 8.33%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसा देखें, ये जो 1400 है, इसका इसका अगर हम निकालेंगे, यहाँ नहीं हमें निकालना है, यहाँ निकालना है, 12,000 इंटू 3.67%, ठीक है। तो ये 440 रुपये 4 पैसे आपके ईपीएफ अकाउंट में चला जाएगा, और बाकी जो ये है इंटू 8.33%, ये 999.6 रुपीज़ आपके पेंशन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयर का जो 12% टोटल होता है 1440, इस तरीके से देखिए, इस बार टोटल कर लीजिए, हो रहा है ना, ठीक। तो जो 1440 रुपये इस तरीके से डिवाइड होके आपके पेंशन अकाउंट में इतना जाता है, और ईपीएफ अकाउंट में आपका इतना चला जाता है, ठीक है। तभी आपको ईपीएफ का भी पैसा मिलता है, पेंशन का भी पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। All these contributions are then invested by a trust which generates an interest income at the rate which is decided by the government, ठीक है। तो ये जो सारा पैसा जमा हो रहा है आपके अकाउंट में, ये सारा का सारा पैसा बाद में इन्वेस्ट कर दिया जाता है बाय अ ट्रस्ट, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको फिर इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है, और उस इंटरेस्ट इनकम में जो रेट होता है वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। करेंटली जब फाइनेंशियल 18-19 की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.55% था, विच डिक्रीजेज फ्रॉम 8.65% फ्रॉम 17-18। अब अभी हमारा क्या होगा वो मालूम नहीं। अगर हमें देखना है तो देखिए, मैं आपको इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ अकाउंट ऑन फाइनेंशियल ईयर 22, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी क्या है। अभी देखिए 8.1% है, ठीक है। तो अभी 8.1% यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। फर्दर दो यू मेक कंट्रीब्यूशन मंथली, ठीक है, आपका तो मंथली हर बार कटता है, मंथली निकलता है और मंथली कंट्रीब्यूशन होता है, बट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ईयरली। तो इंटरेस्ट लेकिन जो आपको मिलता है वो साल में एक बार मिलता है, ऑन द अमाउंट स्टैंडिंग टू योर क्रेडिट एज ऑन द 1 अप्रैल ऑफ डेट ईयर। तो देखिए, जब भी आपका जमा होते जाता, हर महीने कट कट के जमा होते जाता, फिर जैसी 1 अप्रैल डेट आती है, तो उस 1 अप्रैल को देखा जाता है कि आपका टोटल पीएफ का बैलेंस अभी कितना है। जैसे मान के चलिए पूरा बैलेंस अब 1 लाख रुपए हो गया, तो उस 1 लाख रुपए पे आपको जो 8.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो उस दिन मिलकर आपके क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। For the next year, the interest will be calculated on the accumulated balance in the EPF account. That is large balance plus total contribution plus last interest. ठीक है। तो जब अगले साल का 1 अप्रैल आएगा तो उसमें आपका पहले लास्ट बैलेंस देखा जाएगा। जैसे हमने बताया था 1 लाख रुपए था, उसमें इंटरेस्ट मिला मान के चलो तो 1,08,000 हो गया। तो मान के चलिए यहाँ पे 1,08,000 हो गया। फिर आपका इस साल का कितना कंट्रीब्यूशन था, तो देखिए आप ऐसे समझ के चलिए कि लास्ट ईयर बैलेंस जो था वो यहाँ था हमारा 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर मान के चलिए हमारा करंट ईयर का जो कंट्रीब्यूशन आया, करंट ईयर कंट्रीब्यूशन आया हमारा, मान के चलिए यहाँ भी हमारा आया 20,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया करंट। और जो लास्ट ईयर हमको जो भी इंटरेस्ट मिला था, ये हमें बात है, लास्ट ईयर इंटरेस्ट मिला था हमको 8,000 रुपये। ये आपका जो टोटल है बैलेंस आपका ये बन गया आपका 1,28,000 रुपये। और फिर ये जो 1 अप्रैल को आपका ये बैलेंस था, देखिए ये 1 अप्रैल को मान के चलिए 2021 का ये बैलेंस था,
फिर इसी दिन आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो यहाँ पर आपको इसका दिस इंटू 8.1 हमने जो अभी देखा था ये आपको इस साल इतना इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ईपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब इसी को देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। लेट अंडरस्टैंड एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेल में अभी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हमने अभी पूरा देख लिया। अब देखिए यहाँ पे भी एक पीएफ अकाउंट का खोल के दिया हुआ है कि देखिए अब मान लीजिए अप्रैल 8 को 0 था, फिर टोटल कंट्रीब्यूशन जो हुआ 4,700 हुआ, उसमें इंटरेस्ट अभी कुछ नहीं मिला, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा ये आ गया। महीने वाइज है, फिर मई में देखिए ऐसे आया 4,700, फिर इसमें इंटरेस्ट जो पोर्सन था 67.8, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया। तो इस तरीके से इसमें देखिए मंथ बाय मंथ इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब हम देखेंगे कि सर्विसेज ऑफर्ड बाय ईपीएफओ, यानी ईपीएफओ में किस किस तरह की सर्विसेज ऑफर्ड करता है। तो अंडर द ईपीएफओ अ नंबर ऑफ सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड टू डिफरेंट पर्सन्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, इंटरनेशनल वर्कर्स, पेंशनर्स। अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द सर्विसेज हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर। ठीक है, तो ईपीएफओ जो है बहुत तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयज़ को, इंटरनेशनल वर्कर्स होंगे उनको, पेंशनर्स को। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो पहले हमने भी बात किया था यूएएन नंबर, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो ये जो नंबर होता है सबसे पहले 12 डिजिट का होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, और अलॉट होता है टू पर्सन दैट इज एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय होते हैं कंपनी में उनको अलॉट होता है। हु इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द ईपीएफ अकाउंट, यानी जो एम्प्लॉय हर महीने अपने सैलरी में से ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर दैट वर्क अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि यूएन नंबर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर जो है ये अलॉट करती है और इसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूएन वॉज लॉन्च बाय द करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2014 with an objective to link all the PF account and member IDs under the same umbrella। तो इसको देखिए 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, जिसका उनका मोटिव ये था कि सारे पीएफ अकाउंट को एक जगह पे लिंक कर दे एक मेंबर आईडी से, एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर, जहाँ से हम आसानी से हर चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो यूर प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज मैनेज बाय द नंबर प्रोवाइडेड बाय यूएन एंड इट विल रिमेन द सेम इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर जॉब चेंज। ठीक है, तो आपको एक बार जो भी यूएन नंबर मिल जाता है उसके हिसाब से आपका पीएफ अकाउंट खुल जाता है, और वो अकाउंट आप अब कितनी बार भी जॉब चेंज करें तो ये अकाउंट चेंज नहीं होता है, आपका यूएन नंबर सेम रहता है। आप चाहे कितनी जॉब बदल ले, आपका पीएफ अकाउंट एक ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। जब ये आपका चेंज होगा तो आपको यही अपना अकाउंट नंबर नए एम्प्लॉयर को देना है, फिर वो आपका जो भी पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको उसी में डाल कर देगा। ठीक है, यूएन ऑफर सर्विसेज। अब यूएन देखिए क्या सर्विसेज है, दैट इज लिंकिंग ऑफ प्रीवियस मेंबर आईडी विद द प्रेजेंट आईडी, अपडेटेड यूएन कार्ड, अपडेशन ऑफ पीएफ पासबुक, एसएमएस रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन इन पीएफ। तो इतनी सारी सर्विसेज हमको यूएन सर्विसेज से मिल जाती है। ठीक है, नाउ आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड जो है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑनलाइन। Employers can easily get registered with EPFO portal by providing the basic details as asked by the Ministry of Labor and Employment। तो देखिए जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट होती है, जिस एस्टेब्लिशमेंट में हमारे ईपीएफ एप्लीकेबल हो जाता है, हमने देखा था 20 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय काम करते तो उनको ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयर होता है उसको एज अ एम्प्लॉयर, एज अ नॉट एज अ एम्प्लॉय, एज अ एम्प्लॉयर उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है ईपीएफ पोर्टल में। सब ऑनलाइन हो जाता है, बाय सिंपल सी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, और ये जो पोर्टल इसको मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इट कैन बी डन बाय सिटिंग एट होम ऑनलाइन एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट टू विजिट द ईपीएफ। तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है आपको कहीं और एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। ईपीएफ के पोर्टल में आप जाइए, आपका वहाँ पे आसानी से सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड बात करते हैं पीएफ विड्रावल। तो withdrawal from PF account can be done in case a person is unemployment for more than 2 months or did not get any job within a time period of 60 days from leaving the previous job. So in such case a person can online withdraw from PF account। तो जो भी देखिए एम्प्लॉय है उसका जो भी पीएफ अकाउंट में अमाउंट जमा हो जाती है तो वहाँ से वो ईजिली विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे दो ऐसे रीज़न दे दिए थे, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी 2 महीने से ज़्यादा हो गया, वो अनएम्प्लॉयड है, तो फिर वो आसानी से यहाँ पे पैसा निकाल सकता है। और वही देखिए यहाँ पे जॉब उसने एक अगर ड्रॉप किया है
और उसको दूसरी जॉब अभी ढूंढने में 60 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक मिली नहीं है, तो भी वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, ये विड्रॉवल की सर्विसेज भी ईपीएफओ ही देता है। देन फॉर यूएन मेंबर ई सेवा फॉर एम्प्लॉयज, तो देखिए आप पर्सन हैविंग एक्टिव यूएन नंबर कैन टेक एडवांटेज ऑफ ई सेवा पोर्टल, तो एक ई सेवा पोर्टल भी बना है, तो जिन लोगों के पास में एक्टिव है यूएन नंबर और वो एक्टिव है तो वो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अंडर दिस पोर्टल मेंबर कैन सी द डिटेल्स सच एज केवाईसी, प्रोफाइल सर्विस हिस्ट्री, यूएन कार्ड एंड ईपीएफ पासबुक, ईपीएफ ट्रैकिंग स्टेटस एक्सेट्रा। तो देखिए हमने जो बताया था यूएन नंबर आपको मिलने के बाद जो एम्प्लॉय सारी सर्विसेज ऑनलाइन ले सकता है वो उसको ई सेवा पोर्टल से सारी चीज़ें वो कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पीएफ फ्रॉम सितंबर 15 इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू पीएफ ऑनलाइन। तो देखिए इस तारीख से सारी पीएफ की जो पेमेंट होती है वो सब ऑनलाइन हो गई है। एम्प्लॉयर कैन मेक द पेमेंट बाय पीएफ और पीएफ बाय टू टाइप्स थ्रू ईपीएफओ वेबसाइट, तो जो ईपीएफओ की वेबसाइट हमने देखा वहाँ पर जाके कर सकता है, और बाय विजिटिंग द एम्प्लॉयर्स बैंक वेबसाइट, या फिर जो वो क्या कर सकता है जो भी एम्प्लॉयर का बैंक होगा उसकी जो वेबसाइट होगी वहाँ से भी वो कर सकता है एम्प्लॉयर। ठीक है, करेंटली ओनली अ फ्यू बैंक्स आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस एंड इंक्लूड्स बैंक दैट इज एसबीआई, इलाहाबाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये सारे जो बैंक्स हैं अभी करेंटली इन्हीं बैंक से ये सारी सेवाएं हैं। तो यहाँ से अगर आपके एम्प्लॉयर का इन बैंक में अकाउंट होगा तो यहाँ पे भी डायरेक्ट इनकी वेबसाइट में जाके भी पीएफ अकाउंट जमा कर सकता है, या फिर सीधा ईपीएफओ की वेबसाइट में जाके जमा कर सकता है। ठीक है, ना आती ग्रीवियंस सर्विसेज। अब ग्रीवियंस सर्विसेज का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे रिसॉल्व करना, ये सारी चीज़ें के लिए भी एक ग्रीवियंस सर्विसेज होती है, तो वो भी ईपीएफओ देता है। इट इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईपीएफ। देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अंडर द ग्रीवियंस सिस्टम ऑफ ईपीएफ यू कैन मेक अ कंप्लेंट रिगार्डिंग एनी इशू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई सुन नहीं रहा है, तो आप इस वेबसाइट में जाके आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अब देखिए किस रीज़न देख लेते हैं, पीएफ ट्रांसफ़र के बारे में, विड्रावल ऑफ पीएफ, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीवेंस सर्विसेज ऑनलाइन हैज रिड्यूस द इशू ऑफ पीपल टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन फिर आपका सारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। तो ये सर्विस पोर्टल के लॉन्च होने से जो जो पीपल का टेंशन था इधर जाना उधर जाना ऑफिस में मिलना, वो सारी चीज़ें अभी बहुत कम हो गई हैं। नेक्स्ट है एसएमएस एंड मिस्ड कॉल सर्विसेज। तो देखिए ये सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है ईपीएफओ से। टू अवेल दिस सर्विसेज यूएएन मस्ट बी एक्टिवेटेड। तो सबसे पहले आपको यूएएन को एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे वो एक बार एक्टिवेट हो गया तो जो मेंबर ऑफ द ईपीएफओ कैन गेट रिक्वायर्ड डिटेल्स बाय सेंडिंग एन एसएमएस टू गिवन नंबर। ठीक है, तो जो भी मेंबर होगा वो एक एसएमएस भेज देगा इस नंबर में, और एसएमएस का फॉर्मेट ये है, द फॉर्मेट ऑफ एसएमएस दिस ये एपीएफओ यूएन नंबर आपका फॉलोड बाय द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ द मैसेज इन द लैंग्वेज प्रीफर्ड। ठीक है, ये आपका ईपीएफओ का आप डालें। मेंबर कैन आल्सो गेट द डिटेल्स बाय गिविंग मिस कॉल, तो आप मिस कॉल दे के एसएमएस वगैरह भेज के भी अपनी डिटेल्स निकाल सकते हैं, ये भी सर्विसेज देता है। फिर है हेल्प डेस्क इन ऑपरेटिव अकाउंट। तो इन ऑपरेटिव पीएफ अकाउंट्स आर दोज अकाउंट इन विच नो कंट्रीब्यूशन हैड मेड सिंस द लास्ट 3 ईयर्स। देखिए तो इन ऑपरेटिव अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें लास्ट 3 साल से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। सो दिस अकाउंट कन्वर्ट्स इट इन द इन ऑपरेटिव मोड बाय फ्रॉम February 25, 2015. Inoperative accounts help desk has been set up online and by using this help member can settle down their PF account. तो जो कोई भी ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट होंगे एम्प्लॉय के, तो उसमें अगर कोई पैसा पहले से बचा होगा, उसमें कुछ पेंडिंग होगा, तो उसके लिए एक अलग हेल्प डेस्क बनी हुई है, वहाँ पर एम्प्लॉय कम्युनिकेट करके अपने पीएफ का सेटलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कवरेज सर्टिफिकेट फॉर इंटरनेशनल वर्कर। तो देखिए जो भी इंटरनेशनल वर्कर होते हैं, जो बाहर देश के होते हैं, हमारे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो मेंबर्स हु आर वर्किंग आउट ऑफ इंडिया बट डू हैव अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इन इंडिया कैन गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज। तो जो ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इंडिया के बाहर जाकर सर्विसेज करते हैं बट उनका सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इंडिया में हुआ होता है, तो उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज है वो भी ईपीएफओ प्रोवाइड करता है। इट इज़ इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बोथ। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एम्प्लॉयर्स होते हैं, यहाँ पर कंपनीज होती है जिनकी ब्रांचेस या ऑफिस वगैरह आउट ऑफ इंडिया होता है, तो वो वहाँ जाके भी काम करते हैं, तो उस केस में COC इशू
passbook and claim settlement. तो on the EPFO portal, member can claim the status of check your passbook as per providing given credential. ठीक है, तो पासबुक और क्लेम सेटलमेंट स्टेटस वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें इनके पोर्टल पर मिल जाती है। तो इस तरह की फॉलोइंग सर्विसेज जो है EPFO ऑफर करता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं व्हेन कैन यू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर PF अकाउंट। तो PF अकाउंट से आप कब कब अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम योर अकाउंट इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड एट दैट टाइम एंड वेटिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ हैज पास्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग 2 केसेस वेयर यू डोंट हैव टू वेट फॉर 2 मिनट। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा था कि अगर आपने आपको इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड, आप 2 महीने से ज़्यादा आप अनएम्प्लॉयड हैं या फिर आपने एक नौकरी छोड़ा है और 60 दिन से ज़्यादा आपको हो चुके हैं दूसरी जॉब ढूंढने में, तो उस केस में तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी ये 2 केसेस हैं जिसमें आपको ये कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। इन केस यू आर एम्प्लॉयड इन अ फॉरेन टेरिटरी, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट किसी फॉरेन कंट्री में मिल गया हो तो आप इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। और यू आर अ फीमेल हु इज़ लिविंग सर्विसेज टू गेट मैरिड, और अगर आप फीमेल हैं और आप सर्विसेज छोड़ दिए हैं शादी की वजह से, शादी की वजह मतलब शादी करने के लिए, तो आप ये समय रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। जनरली withdrawals are not allowed from EPF account, but you can withdraw some amount from EPF account in the following cases. ठीक है, तो ये तो हमने पूरा देख लिए थे नॉर्मली, बट और भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली EPF से अकाउंट से कोई पैसा विड्रॉ करता नहीं है क्योंकि वो तो उनके रिटायरमेंट के लिए होता है, बट कुछ ऐसे कंडीशंस की वजह से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। पहला, योर ओन एक्सपेंस इन रिलेटिंग टू मैरिज, एजुकेशन, इमरजेंसी, मेडिकल एक्सपेंसेस। तो आप खुद के लिए, अगर आपकी शादी है, एजुकेशन है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आप निकाल सकते हैं। फिर मैरिज, एजुकेशन, मेडिकल ऑफ सिबलिंग एंड चिल्ड्रन। अब सिबलिंग्स यानी आपके बच्चों वगैरह के लिए लग गए ये मैरिज और मेडिकल, तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकाल सकते हैं अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हो, स्पाउस और चिल्ड्रंस हों, उनके लिए अगर हमको कुछ डिसेबिलिटी आ गई, उनका मेडिकल की ज़रूरत है तो। हाउस परचेज़ करने के लिए, फ्लैट परचेज़ करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी, इंक्लूडिंग एक्विजिशन, इन चीज़ों के लिए भी आप निकाल सकते हैं। अल्टरेशन एक्सपेंसेस ऑफ योर हाउस ओनली इफ यू हैव कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ सर्विस। तो देखिए, अगर घर में आपको अल्टर करना है, अल्टर मतलब जैसे एक रूम और बढ़ाना है, ये इसका रिपेयरिंग करना है, इस तरह की चीज़ें हैं, बट कंडीशन है कि आपकी सर्विस को 5 साल हो चुके हों, आप उसके पहले नहीं निकालेंगे अल्टरेशन के लिए। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ योर हाउस और रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन ओनली इफ यू हैव कंप्लीट 10 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो अगर आपका घर में कुछ रिपेयर वगैरह करवाना है या फिर आपको हाउसिंग लोन वगैरह आपने लिया उसका रिपेमेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं, बट आपकी 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। और रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग होम लोन सब्जेक्ट टू 10 ईयर ऑफ सर्विस। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग होम लोन वगैरह है उसका रिपेमेंट करना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, बट 10 साल की सर्विसेज आपकी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने भी देखा विड्रॉ कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारा मेन पोर्शन, टैक्स बेनिफिट ऑफ EPFO। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, ये हमारे पर्टिकुलर्स, ये स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड यानी गवर्नमेंट वाला है, और रिकॉग्नाइज मतलब ये गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है, और अनरिकॉग्नाइज है वो होते हैं जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। तो इस तरह से 3 तरीके के हमारे फंड्स होते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले हम स्टैट्यूटरी की बात कर लेते हैं, तो जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, हमने यहाँ देखा था ना, ये देखिए, ये यहाँ पे जो एम्प्लॉयर भी 12% कर रहा था, तो ये जो 12% एम्प्लॉयर करता है वो हमेशा एग्जम्प्ट होता है, उसमें हमें टैक्स नहीं लगता। और जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है वो भी एग्जम्प्ट होता है अगर 12% ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर ने दिया होगा तो। अब हमने देखा कि देखिए 12% एम्प्लॉयर देता है, हम भी, हमारा भी 12 कटता है तो एम्प्लॉयर भी 12 देता है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। एम्प्लॉयर 12 से कम नहीं दे सकता, अगर वो चाहे तो 12 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर उसने 12 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा इस फंड में तो 12% ऑफ सैलरी जो है सिर्फ वही एग्जम्प्ट होगा, उससे ऊपर का उसने जो भी किया होगा जैसे 13%, 14%, तो 1%, 2% जो भी ऊपर हो रहा है वो आपको एग्जेम्पशन उसका नहीं मिलेगा, आपको उसमें टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टोटली एग्जम्प्ट है। ठीक है, अब बात आती है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, जो हमारा कट के जाता है उसका में क्या होगा। तो जो भी हम उसमें डालते हैं वो 80C में हमको उसका डिडक्शन मिल जाता है, जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपये, उससे ज़्यादा में हमको नहीं मिलेगा।
अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तो उसमें भी देखिए सिमिलर है, और अनरिकॉग्नाइज होगा तो डिडक्शन अंडर एटीसी इज नॉट अवेलेबल। तो देखिए अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एटीसी में नहीं मिलता है। तो एटीसी में हमको सिर्फ रिकॉग्नाइज और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इंटरेस्ट। अब हमने देखिए यहाँ देखा था कि हमारा जो भी फंड यहाँ जमा होता है हमें उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट है अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो उसमें भी एग्जेम्प्ट होता है, यानी उसमें जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा हो है, जब भी आप उसको विड्रॉ करेंगे या फिर आपकी सर्विस वगैरह कंप्लीट होने के बाद आपको जो पीएफ का पूरा पैसा मिलेगा, तो उस पीएफ के पोर्शन में जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा जो आपको मिलेगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, बट अगर आपको अप टू 9.5% पर एनम इंटरेस्ट मिला होगा, तो अगर इससे ज़्यादा होगा तो इससे जितना ज़्यादा होगा इंटरेस्ट उस पर टैक्स लग जाएगा। बाकी 9.5 अभी हमने देखा था 8.1% यहाँ पे हमने देखा था कि अभी करंट ईयर में रेट है, तो वो 9.5% से कम है। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और अनरिकॉग्नाइज में भी यहाँ पे एग्जाम्पशन दे रखा है। ठीक है, अब ये दिया लमसम अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, यानी अब जब हमारी नौकरी खत्म होती है तब हमको लमसम में जो पूरा पैसा मिलता है हमारा ईपीएफ का। तो देखिए यहाँ अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होगा तो एग्जाम्प्ट हो जाता है 10-11 में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तो एग्जाम्प्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन दी हुई है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो ये कंडीशन अभी देख लेंगे। और अगर अनरिकॉग्नाइज है तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जाम्प्ट एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए हमने यहाँ देखा कि जो हमारे एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसने जितना भी किया होगा, यहाँ 80C में हमने डिडक्शन देखिए नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर ये पूरा एग्जाम्प्ट है। बट इस एम्प्लॉय के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन में ये देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए जो एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये 1440, अब इस पे जो भी इंटरेस्ट मिला होगा वो इंटरेस्ट जब टोटल करके आपको जो मिलेगा उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। और वो टैक्स इनकम कहाँ आपकी कंसिडर होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटरेस्ट ऑन टैक्स एज सैलरी इनकम, ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। जब आपको ये पूरा लमसम इसका पैसा जब आपको मिलेगा तो वो आपकी कंट्रीब्यूशन प्लस उस पर जो भी इंटरेस्ट भी मिला होगा उस सारे पे टैक्स लगेगा, और वो इनकम कंसिडर होगी सैलरी इनकम। हाउएवर एन एम्प्लॉय कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इन सच केस, बट यहाँ पे एम्प्लॉय एक सेक्शन 89 है जहाँ पे रिलीफ हमें मिलती है, उसको वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट लेट्स से मिस्टर सोमानी अर्न अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ एंड कंट्रीब्यूट 12% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टर सोमनी है जिनकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, और 12% वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करती थी हर महीने, जो आता था 2400 पर मंथ टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है। हर एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सेम 2400, उसका जो मालिक था वो भी इतना ही कंट्रीब्यूट करता था। देन इन दैट केस द एम्प्लॉयर्स मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ 2400 विल बी एग्जाम्प्ट इन हर हैंड। द इंटरेस्ट 8% पर एनम ऑन द बैलेंस स्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल से ₹60,000 shall also be exempt in her hand, that is 4800। तो इसमें हमने देखा था कि जो यहाँ पर हमने जो देखा था ये यहाँ पर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था उसका मिल जाता था, यहाँ पर ये भी एग्जाम्प्ट हो जाता था। तो यहाँ पे वही किया है एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट, देन इन दैट केस एम्प्लॉयर्स मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ 2400 विल बी एग्जाम्प्ट इन हर हैंड। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्जाम्प्ट हुआ, उस पर जो 8% इंटरेस्ट मिलता था वो भी एग्जाम्प्ट हुआ इन द हैंड ऑफ, दैट इज 1400। ठीक, फर्दर 12% कंट्रीब्यूटर सोमनी कैन क्लेम बाय हर इन अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यहाँ हमने देखा था कि जो सोमानी क्लेम करती थी, जो डिपॉजिट करती थी, वो यहाँ पर सेक्शन 80C में क्लेम कर लेंगी, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर सी विल बी एंटाइटल्ड टू एन एग्जाम्प्ट इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 99,997 और लार्ज बैलेंस ऑफ 60,000 प्लस टोटल कंट्रीब्यूटर प्रेजेंट ईयर 57 प्लस लेट इंटरेस्ट। यानी यहाँ पे हमने देखा सारा चीज़ का बेनिफिट मिल जा रहा है इवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट से आफ्टर 25 ईयर यहाँ पर हमने देखा ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, रिटायरमेंट के समय पर। इज पीएफ डिफरेंट फ्रॉम पीपीएफ?
यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्चुअली देयर आर नो मच ऑफ डिफरेंस बट स्टिल द फॉलोइंग डिफरेंसेस ट्रिगर व्हाइल पीएफ इज ओनली फॉर सैलरीड एम्प्लॉय। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम पीपीएफ के बारे में पढ़ेंगे, जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ इज ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल हु कैन मेक अ कॉन्स्टेंट कंट्रीब्यूशन। बट ये देखिए, बट इसमें मेन डिफरेंस ये है कि पीएफ वाले जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं सिर्फ उनका होता है, पीपीएफ वालों का जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे दुकान वाला, किसी की ब्यूटी पार्लर हो, किसी के बाल काटने की दुकान है, किसी का होटल है, ये लोग सब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो उन वो लोग भी पीपीएफ कर सकते हैं। इन पीएफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट। अब देखिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी के यहाँ पे, तो आप भी 12% देते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी 12% देता है। बट पीपीएफ के केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपके केस में एम्प्लॉयर होता ही नहीं है, तो सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन जाता है। इन केस ऑफ पीपीएफ द फुल अमाउंट इन्वेस्टेड कैन नॉट बी विदड्रॉन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। देखिए, जो पीपीएफ के केस में आपने जो खुद बनाया होगा, आप 15 साल के पहले उसको विदड्रॉ कर ही नहीं सकते। हाउ एवर यू कैन मेक पार्शियल विदड्रॉवल फ्रॉम 7th ईयर, बट 7 साल होने के बाद में आप उसमें का कुछ पोर्शन निकाल सकते हैं। डेट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर, मतलब 6 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 7वें साल में आप निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत। वाइल इन पीएफ यू कैन डू सो सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। बाकी हमने पीएफ में तो देख ही लिया था, यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आज अभी पीएफ का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। तो चलिए, आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, आपको कोई डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।